चलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा चैप्टर कौन सा था हमारा? रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस। और बढ़िया लग रहा है ना? पता था मेरे को। लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर 5 के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? आराम से आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, लेक्चर 5 के अंदर हम लोगों को क्या करना था कि सर एक सेक्शन है, कौन सा? 7। एक सेक्शन है 7, और सेक्शन 7 कितनी बातें बोलता है? 2 बातें बोलता है। सेक्शन 7 2 बातें बोलता है। जिसको नहीं पता है, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 में दिया हुआ ये सारा कॉन्सेप्ट। सेक्शन 7, और सेक्शन 7 बोलता है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। और इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो गई, अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, वेदर इट इज एक्रू और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो आपको मैंने बोला था कि वो इनकम इंडियन इनकम हो जाएगी। अगर आप इंडिया में इनकम रिसीव कर लोगे तो वो इनकम क्या बन जाएगी? इंडियन इनकम बन जाएगी। चाहे ये एक्रू और अराइज इंडिया में हो रही हो या इंडिया के बाहर हो रही हो। और इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये आपकी ऑलवेज टैक्सेबल होगी, ऑलवेज टैक्सेबल। ऑर्डिनरी के केस में भी टैक्सेबल है, एनओआर में भी टैक्सेबल है, और एनआर में भी टैक्सेबल है। आशीष, आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अगर इंडियन इनकम है ना, हमेशा टैक्सेबल है। इंडियन इनकम क्या है? हमेशा टैक्सेबल है। लफड़ा किसके अंदर है? फॉरेन इनकम में। फॉरेन इनकम में बच्चे को दिक्कत आती है, इंडियन इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडियन इनकम तो ऑलवेज टैक्सेबल है। हमें दिक्कत आती है फॉरेन इनकम के अंदर। और जो सेक्शन 7 है वो हमें कहता है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। और अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, वेरी गुड, ऑलवेज टैक्सेबल। इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। ये हमेशा ही टैक्सेबल है, ये हमेशा टैक्सेबल होनी है। चाहे ये एक्रू और अराइज इंडिया में हो रही हो या इंडिया के बाहर हो रही हो। ठीक है, ये पैसा चाहे इंडिया में कमाया हो या इंडिया के बाहर कमाया हो, वेदर अर्न इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आप यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वेदर अर्नड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इनकम अर्न की है ना, इंडिया में की हो या इंडिया के बाहर की हो, आपने गलती, आपने पाप कर लिया। पाप क्या किया आपने? आपने रिसीव इंडिया में कर ली ना। इंडिया में पैसे रिसीव करना पाप है, इंडिया के अंदर पैसे रिसीव करना पाप है। बस आप ये समझ लो, इंडिया में पैसे रिसीव करोगे, कहानी खत्म है वहीं पे। इंडिया में पैसे रिसीव करेंगे, कहानी खत्म। दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड, दूसरी साइड क्या है इसकी? डीम्ड। डीम्ड की बात कर रहा है, कह रहा है डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम, डीम्ड टू बी
received in India. जो इनकम आप इंडिया में रिसीव करते हो, इस इनकम को क्या बोला जाता है? इंडियन इनकम। और ये वाली क्या बोल रहे हैं? डीम्ड, मतलब मानो या ना मानो, इसे तो क्या मान लेंगे? डीम्ड मान लेंगे कि ये रिसीव कहां है? इंडिया में। एक मिनट के लिए डीम्ड को हटा दो, क्या वर्ड बन रहा है? रिसीव्ड इन इंडिया। तो क्या मानेंगे इसको? इंडियन इनकम मानेंगे। और अगर इंडियन इनकम मानेंगे तो क्या होगा? ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। बात समझ में आ रही है? दोनों ही इंडियन इनकम है। बस हमें यह जानना है आज की क्लास में डीम्ड कौन सी है जिसे हमें मानना पड़ेगा। चार इनकम है ऐसी, ठीक है ना? 3-4 इनकम है जिसे हमें मानना पड़ेगा। वो डीम्ड है, रिसीव्ड इंडिया मानी जाएंगी। पहली लिखो, ये आपके सामने कहां लिखा हुआ है सब कुछ? पेज नंबर 72, सेक्शन 7, उसका सेकंड पॉइंट। अगर आप देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4, 4 बता रखी है यहां पे, टोटल 4 बता रखी है। तो यहां पे टोटल कितनी आने वाली है? 4। 4 इनकम को डीम्ड माना गया। कितने को माना गया? 4 को डीम्ड माना गया। ये बढ़िया लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है? तुमने मेरे को मिस नहीं किया? सच्चाई से बता, ईमानदारी से। कुछ नहीं किया तुमने? पक्का नहीं किया? एक बाकियों ने किया, मैंने तो बहुत मिस किया। मैंने कहा यार बताओ, कल क्लास थी, वो शेड्यूल चेंज हो गया, कितना मजा आता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, जितने साल हो गए, 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, आपके बैच में मेरे को अलग ही मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो आपके फेस के अंदर और आपकी आंखों में कुछ है, कुछ अचीव करना है, ऐसा लगता है आप लोग करेंगे अचीव। ठीक है, सबका साथ सबका विकास करेंगे और 80+ इस पेपर के अंदर नंबर लेके आने हैं। तो इस पेपर को फोड़ के आना है, ठीक है? कसम खा रहे हो? तो पता होगा होली के बाद टेस्ट होने वाला है, और जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उसको मैं प्राइज भी दूंगा, ठीक है? तो तैयार है वो आप लोग? बिल्कुल। वो कह रहा 5 लाख रुपए देंगे, वो तस्लीम से ले लेना आप। पहला लिखो जिसके अंदर, फर्स्ट। इतने तो आ भी नहीं रहे होंगे। फर्स्ट लिखो, कंट्रीब्यूशन in excess of 12% of salary. %12 ऑफ सैलरी टू। तो ये पैसा कहां कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर। पैसा कहां कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर। अब बच्चे को तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है ना? ऐसा करो, पहले लिख ले चारों, पहले चारों लिख लेते हैं, पहले लिखने का काम खत्म कर लेते हैं, चारों लिख लेते हैं पहले। नंबर 2 आ रहा है अपने पास, इंटरेस्ट credited in excess of 9.5% पर एनम। और ये इंटरेस्ट भी कहां क्रेडिट हुआ है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसी अकाउंट के अंदर। नंबर 3 कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और अदर एम्प्लॉयर
under a pension scheme referred under section 80 CCD, and last one, fourth point, amount transferred from URPF to RPF being the employer contribution and interest thereon. ये हैं जी चार, ये 4 पॉइंट। ठीक है, अंजलि आ गई, वो नहीं आई, क्या नाम है, प्रिया। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो रहा था आपको देख के, मैंने कहा ये ओल्ड स्टूडेंट है या नहीं हुए। ठीक है, आशीष आ गया, एक लड़का और था, अंकुश, वो कहाँ है, वो नहीं आया ना। क्लास मिस नहीं करनी है, चक्कर ये क्लास मिस करना पाप है। नोट कर लिया हो तो बता देना। कर लिया ना? जिन्होंने नोट कर लिया उनकी स्पीड अच्छी है। नोट कर लिया ना, समझ लो इसको खुद ही, समझो क्या है ये, समझ में आ जाए तो समझा दो। देखो जल्दी देखो, चलो समझना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टॉप राइटिंग, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, बस समझने में ध्यान देगा, बस आपको समझना है। पेन कॉपी सब छोड़ दो, सामने देखो बिल्कुल। कौन सा, और मेरे पीछे पीछे बोलना है, कौन सा सेक्शन है? 7। कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। पहला पार्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जो इनकम आपने इंडिया में रिसीव कर ली ऑलवेज टैक्सेबल, क्योंकि आपसे हो गया है पाप, ये हो गई है इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। जो इनकम डीम्ड है, डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया, आप मानो या ना मानो, इसे हम डीम्ड मान लेंगे कि इनकम कहां रिसीव हो रही है? इंडिया में। जो इनकम इंडिया में रिसीव होगी इंडियन इनकम, एंड इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। बात समझ में आ रही है? अब ये तो पता लग गया है कि ये हर केस में क्या होनी है? टैक्सेबल होनी है। पर ये कौन सी इनकम है जिनको डीम्ड माना गया है? पहली, ये आपको पता है क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये देखो यहां पे वर्डिंग लिखी हुई है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। पता है किसी को होता क्या है ये? पीएफ सुना हुआ है? पीएफ, पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। अब लिखना नहीं है कुछ भी, बस समझ लो। एक चैप्टर आएगा सैलरी का। किसका चैप्टर आएगा? सैलरी का। उसके अंदर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोविडेंट फंड की क्या कहानी है, डिटेल के अंदर। इट विल बी टेक 2 आवर्स, 2 घंटे पीएफ खत्म होगा। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, किसी को एडवांस में लेक्चर चाहिए होगा तो बोल देना, मैं दे दूंगा, बट उसका बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक सैलरी का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, उसका ये एक पार्ट है प्रोविडेंट फंड, तो समझ में थोड़ी ना आएगा। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बस एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं बताने जा रहा मैं आपको। तो होता क्या है? प्रोविडेंट फंड होता है,
प्रोविडेंट फंड। सरकार ने एक फंड बना रखा है कि आप लोग जितने भी लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, मतलब कि क्या है, वो लोग एम्प्लॉई है। जॉब करने वाले लोग क्या होते हैं? एम्प्लॉई। जितने भी लोग एम्प्लॉई हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, आप कोई से भी हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, कोई से भी एम्प्लॉई हो, आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है? पीएफ में। पीएफ में पैसा डालो, डिडक्शन ले लो। पीएफ में पैसा डिपॉजिट करो और क्या ले लो? डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब टैक्स में छूट ले लो। क्या सारे एम्प्लॉय चाहेंगे? नहीं चाहेंगे कि पीएफ में पैसा डालो, क्योंकि क्या है, इससे डिडक्शन मिल रही है। इससे क्या मिल रही है? डिडक्शन मिल रही है और टैक्स के अंदर बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि जो पैसा हम यहां पे डालेंगे वो एक तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब मुझे बताओ, अगर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी सैलरी 10-10 करोड़ है, वो लोग क्या करते होंगे? ऐसा करो, सीधे 5 करोड़ डाल दो इधर, मजे आ गए। यस और नो? क्योंकि 5 करोड़ यहां डाल दिए, वो टैक्स फ्री हो गया, उसके ऊपर टैक्स लगा ही नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और लोग ये कर रहे थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो यही काम कर रहे थे, यहां पे मोटा पैसा डाल रहे थे। झांसी की रानी पता ही है आपको कौन है? निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर। उसने इस चीज को उड़ा दिया, मतलब अब खत्म कर दिया। अब जितने बड़े बड़े लोग यहां पे मोटा मोटा पैसा डाल रहे थे ना, अब वो मोटा मोटा पैसा नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उसने क्या है, कुछ लिमिट लगा दी है। कुछ क्या लगा दिए? लिमिट लगा दिए। पहले पिछले बजट के अंदर कुछ किया, पिछले से पिछले, फिर उसके बाद अगले बजट में कुछ किया और इस बजट में ब्लास्ट कर दिया सीधे। वो कह रही अब करके दिखाओ टैक्स प्लानिंग। बहुत डाल रहे थे मोटा पैसा, अब डाल के दिखाओ। आपको क्या समझ में आया? आपको दो चीजें समझ में आई कि सर यहां पैसा डालेंगे तो टैक्स फ्री हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या समझ में आई कि सर जितनी सैलरी है जितना मर्जी डालना है डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हम डाल रहे पैसा, 10 करोड़ सैलरी है, 5 करोड़ पैसा डाल रहे, और हमारा पैसा क्या हो जा रहा है? टैक्स फ्री हो जा रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसके आगे की कहानी तो हम लोग सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या नाम है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज के बाद किसी को मत बोल देना कि मेरा पीएफ कटता है, मत बोलना आज के बाद, पता लग जाएगा कि फिर आप प्रोफेशनल नहीं है। आप क्या बोलोगे? 4 होते हैं बेटा ये, एसपीएफ। एसपीएफ का मतलब होता है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, नाम से नहीं पता लग रहा, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एक होता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड, इसे लॉ ने ठप्पा लगा रखा है कि भैया आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो। और एक होता है यूआरपीएफ, ये कंपनी अपने आप फंड बना लेती है और वो कहीं पे रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, कंपनी अपने पास ही आप तिजोरी में पैसा भर रही है, सरकार के पास नहीं दे रही है। आरपीएफ भी सरकार का है, एसपीएफ भी सरकार का है। और एक होता है पीपीएफ, ये शायद कभी कभार सुना भी होगा आपने, पब्लिक, ये पब्लिक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पहले तो ये बताओ पीएफ होते कितने? 4। ये जो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ना, ये सरकारी है, मतलब जो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो लोग पैसा डाल सकते हैं यहां पे। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो क्या आपका एसपीएफ में पैसा डिपॉजिट हो सकता है? नहीं, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये, ओनली गवर्नमेंट। ये सब लिखना नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, ये ओनली किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। और ये है प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग यहां पे पैसा डालते। समझ में आया? जो भी पैसा डालोगे वो आपका क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी आपको। पर यूआरपीएफ की मिलेगी? नहीं मिलेगी। खुद ही कह रहे हो नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, सरकारी खाते में पैसा नहीं जा रहा, तो इस फंड की आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली, टैक्स में छूट नहीं मिलने वाली, बाकी सब में मिलेगी। सर पीपीएफ किसके लिए है? पीपीएफ हम लोगों के लिए, जो हम लोग हैं, हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है, तो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो अपना पैसा कहां डालते हैं? पीपीएफ के अंदर। जो बंदा एम्प्लॉई है क्या वो भी पीपीएफ में पैसा डाल सकता है? अगर डालना चाहे तो यस, अगर वो डालना चाहे तो डाल सकता है। फिर उसके पैसे 2 जगह जाएंगे, एक आरपीएफ में, एक पीपीएफ के अंदर। और अगर वो सरकारी होगा
तो एसपीएफ और पीपीएफ। बात समझ में आ रही है? तो आज के बाद किसी को यह मत बोलना कि मेरा पीएफ कटता है। क्या बोलोगे? या तो आरपीएफ कट रहा होगा या पीपीएफ कट रहा होगा। पूरा नाम बोलोगे। आधी अधूरी नॉलेज आग लगा देती है। यह डायलॉग याद रखना आपसे। तो आधी अधूरी नॉलेज कभी नहीं लेनी है, बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है जी, पता लग गया। एसपीएफ में पैसा किसका जाता है? सरकारी लोगों का। आरपीएफ में प्राइवेट सेक्टर का। यूआरपीएफ ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। डाल लो पैसा, कोई दिक्कत। वैसे प्राइवेट सेक्टर वाले ही लोग डालते होंगे, क्योंकि जो सरकारी है वो तो अपने ही फंड में डालेंगे ना, वो अपना फंड थोड़ी ना बनाएंगे। ये तो किसी प्राइवेट कंपनी ने बना लिया यूआरपीएफ। और पीपीएफ आपको बता दिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और अगर एम्प्लॉय भी है तो भी डालना चाहे डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो पैसा कहां जा रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे पैसा कहां पे जा रहा है? आरपीएफ में। अब आरपीएफ में पैसा डाल कौन रहा है? कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12%। क्या बोल रहे हैं? कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12%। ये कंट्रीब्यूशन लिख लेना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉयर ने पैसा कहां डाला? आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर। जितना भी पैसा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाला जाएगा 12%, 12% तक क्या है? 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ जो सैलरी होगा वहां तक कोई टैक्स नहीं है। मतलब 12% सैलरी तक क्या है? एग्जम्प्ट है। 12 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सा फंड है? आरपीएफ है। कौन पैसा डाल रहा है? एम्प्लॉयर। जितना पैसा डालेगा उसमें क्या होगा? 12% सैलरी का एग्जम्प्ट है। जो आपकी सैलरी है, सैलरी मैंने कितनी बोली थी? 10 करोड़। 10 करोड़ का 12% बताना। अच्छी, वेरी गुड, 1.2 करोड़। बात समझ में आ रही है? इतना पैसा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। क्या एम्प्लॉयर इससे ज्यादा डाल सकता है? अभी मैंने बोला आप कितने डाले? 5 करोड़। 5 करोड़ डाल दिया भाई। अब मुझे बताओ कितना एग्जम्प्ट होना है? 1.2। और बाकी का क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कितना होगा टैक्सेबल? 5 माइनस कर लो, ये 3 करोड़ 80 लाख। बताओ समझ में आया या नहीं आया आपको? कितना आसान है। तो हमारे एग्जाम में क्या होगा? क्वेश्चन में बता रखा होगा। क्या बता रखा होगा? कि सैलरी कितनी है? 10 करोड़ गिवन होगी सैलरी 10 करोड़। और ये तो बताएगा ही कितना पैसा डाला है। और कितना पैसा डाला हमने? 1.2 CR। अच्छा, इससे कम हो सकता है? नहीं सॉरी, हमने तो डाला है 5 करोड़। हमने डिपॉजिट कराया था 5 करोड़ और हमारा एग्जम्प्ट कितना है? 1.2 CR। एग्जम्प्ट 1.2 हो सकता है। कितना हो सकता है? 12%। हाँ, ये 1.2 तो 10 करोड़ के हिसाब से निकाला है। असली में लिमिट क्या है? 12%। किसका? सैलरी का। तो जो भी आपकी सैलरी होगी उसका 12% एग्जम्प्ट है। उससे ज्यादा जो आपने डाला होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। उससे ज्यादा जो आपने डाला होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझते हैं। आपका क्या नाम है? सन्नी। यहां खड़े हो जाओ आप। यहां खड़े हो जाओ आप। और ये रही सैलरी। ये सैलरी बेटा, ज्यादा पैसा है, ये बहुत ज्यादा पैसा है। अब पूरे साल में इसको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। लो, पूरे साल की सैलरी है 10 करोड़। थोड़ा भारी है, दोनों हाथ से पकड़ना इसको। आपको नहीं लग रहा कि 10 करोड़ की जो सैलरी है इसकी पूरे साल की 10 करोड़ सैलरी है? कह लेके भाग जा। तो 10 करोड़ की इसकी ये 10 करोड़ है ये। तो पूरे साल की इसकी सैलरी कितनी है? 10 करोड़। उसमें से कितना एग्जम्प्ट होना है? 12%। अब 12% कितना बना? 1.2 करोड़। एम्प्लॉयर कितना डाल रहा है? 5 करोड़। इसका मतलब ये 10 करोड़ नहीं मिले होंगे, 5 करोड़ मिली होगी। पहली बात तो ये समझनी जरूरी थी। कितने मिले अब बताओ? 5 करोड़। समझाओ इनको, 10 नहीं मिले, नालायक हो तुम लोग। 10 करोड़ है सैलरी, पर 5 करोड़ तो कहां डाल दिए? आरपीएफ में डाल दिए। तो मिले कितने होंगे? 5 करोड़।
अब इसके पास हाथ में, तुम्हारे हाथ में कितने पैसे हैं? 5 करोड़ है। खुद ही चिल्ला रहा है कि मेरे हाथ में 5 करोड़ है। अभी देखो इनकम टैक्स का आदमी आएगा, काला आदमी, और पिया हुआ आदमी होता है, आपको पता ही है, चाहे लीगल इनकम हो चाहे इलीगल हो, इसको तो टैक्स लेने से मतलब है, जहां इनकम दिखी वहीं नशे में आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब कोई काला आदमी है नहीं बहुत खतरनाक सा, वरना उसको बुलाते। अब मान लो एक इमेजिन करो कि एक बिल्कुल वेस्ट इंडीज का आदमी आ रहा। वेस्ट इंडीज पता है ना आपको, वहां काले होते बिल्कुल, बस उसकी आंखें नहीं, दांत नजर आ रहे हैं बस उसके, चल रहा है, इधर आ रहा है इसके पास। अब जब इसके पास आएगा, आते ही क्या होने वाला है? उसने देखा आरपीएफ में पैसा डाला हुआ है इसके, और कितना डाला हुआ है? 5 करोड़। तो 12% एग्जम्प्ट है, तो बाकी का पैसा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कितना? 3.8। अब तुम इनकम टैक्स वाले आदमी को कितना पैसा दिखा रहे हो? 5 करोड़। ये 5 करोड़ दिखा रहा है, पर वो क्या कहेगा? 5 करोड़ प्लस 3.8 डीम्ड। 3.8 डीम्ड। तुझे मिला या नहीं मिला? देख, मैं इनकम टैक्स वाला आदमी हूं। वो 3.8 डीम्ड इसके हाथ में क्या कर देगा? टैक्सेबल कर देगा, चाहे मिला या नहीं मिला। अब समझ में आया नहीं आया? और ये उसी साल टैक्स हो जाएगा। अगर वो 3.8 बाद में टैक्स करेगा तो ये क्या कहेगा? मैंने तो खर्चा कर दिया, अब तो मेरे पास कटोरा है। आ गई बात समझ में? दे दो बस, थैंक यू। ये असली में क्या होता है ना, प्रैक्टिकली बच्चों को समझ में आता नहीं है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। वरना बच्चा क्या सोचता है, 10 करोड़ की सैलरी है, 10 करोड़ मिल रहे होंगे। 10 करोड़ कहां मिले? 5 करोड़ मिले। पर इनकम टैक्स वाले ने 5 करोड़ पे टैक्स नहीं लगाया। वो कह रहा है 5 करोड़ में जोड़ दूंगा 3.8, क्योंकि वो 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है। बात समझ में आ रही है? कैसा लगा प्रोविजन? मस्त है ना? अब सुनो, जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर क्या मिलता है अपने को? इंटरेस्ट। क्या इस डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर वो इंटरेस्ट 9.5% से क्या है? ज्यादा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 9.5% है तो टैक्सेबल नहीं होगा। सर 9.5 से कम है तो भी नहीं होगा, मैक्सिमम 9.5% है, यहां तक एग्जम्प्ट है आपका इंटरेस्ट। सर हमें इंटरेस्ट मिला 10.5%, कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 1% टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक अमाउंट दूं आपको, इंटरेस्ट का पैसा है 13,500 रुपए। कितना इंटरेस्ट मिला है? 13,500, और इसका 13.5% रेट है। आपको बताना है कितना पैसा टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का कितना पैसा टैक्सेबल होगा? निकाल के दिखा दो। तुम में है कितना दम? तुम निकाल के दिखा दो। और एग्जम्प्ट कितना है ये भी बता दो। टैक्सेबल कितना आ रहा है? 618। 540 पक्का? देखो 13,500 रुपए 13.5% है, और हमारा एग्जम्प्ट कितना होगा? तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा लोगे और ये 1 आ जाएगा, यस और नो? तो 950 रुपए क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। और टैक्सेबल कैसे निकलेगा? 13 माइनस 950 इक्वल टू कितना? हाँ जी बोलो। ये कैलकुलेटर नहीं लाते क्या तुम लोग? अब ये 13,500 है और 950 रुपए है, तो 12,550 कुछ समझ में आ रहा है? पैसा मिला कितना? ये रिसीव हो गया, इतना एग्जम्प्ट होना है। ये 950 ही आ रहा है, ये 9,500 आएगा यार। मैं कह रहा ये गलत कैसे कर रहे हैं? इतना कैसे हो जाएगा? कैसे हो तुम लोग? अबे तुमने तो मैथ की धज्जियां उड़ा दी है। मतलब गलत भी लिख दूंगा तो भी आंखें, मतलब मैं कह रहा ये क्या हो रहा है? कितना आ रहा है अब?
4,000 रुपए, 4,000 रुपए टैक्सेबल होगा। कितनों को आ गया समझ में? क्या बात, किसको नहीं आया दोबारा समझाऊंगा, दोबारा समझाते। बच्चा का एग्जाम्पल ही चेंज कर दो। हाँ हाँ वो समझ गया, तुम थोड़े टेक्निकल बच्चे हो, ये बेचारे बैटरी लुल है इनकी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो थोड़ा सा बिल्कुल देहाती तरीके से निकालना पड़ेगा। बेटा अगर मान लो कि 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, कितने का इंटरेस्ट मिला है? 10,000 का, और ये कितना परसेंट है? 10% है, मान लो 10% है ये। तो आपको नहीं लग रहा कि 10,000 का जो इंटरेस्ट मिला है वो 10% है, और हमारा एग्जम्प्ट कितना है? तो भैया जो एग्जम्प्ट है वो ऊपर रखोगे ना। एग्जम्प्ट को ऊपर क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें निकालना क्या है? एग्जम्प्ट निकालना है। हमें किसको निकालना है? एग्जम्प्ट को निकालना है। तो कितना आएगा एग्जम्प्ट? 9,500 रुपए। तो टैक्सेबल कितना होगा सर? 10,000 में से माइनस 9,500, 500 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये लड़का यही तो कह रहा था कि सर 10,000 रुपए 10% का इंटरेस्ट है, आप सीधे 0.5% क्या होना है? टैक्सेबल। सीधे वो निकाल लो, ये सीधे 500 रुपए आ जाएगा टैक्सेबल। अब पता है क्या है, बच्चा कह रहा है मेरे तो समझ में अभी भी नहीं आया है, हो सकता है शायद कोई हो। मैं अब आपका बचपन याद दिलाता हूं। देखो कितना ज्यादा, मतलब मैं बचपन में चला जाता हूं। 6th क्लास में याद करो, जब तुम दो दो चोटियां बना के और बॉयज निक्कर पहन के जाते थे, तो कॉस्ट, पैंट ही पहन के जाता था, ठंड लगती थी। कॉस्ट 100 रुपए की और प्रॉफिट है 20 रुपए का। तो सेल प्राइस क्या होता होगा? हाँ, सेल प्राइस क्या होता होगा? 120। अगर मैं ये आपको बोलूं कि ये जो माल है, ये जो गुड्स है, इसकी जो कॉस्ट है ये 10,000 है। इस गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो मुझे बता सकते हो प्रॉफिट कितना रहा होगा? प्रॉफिट कितना रहा होगा? ₹2,000। कितने कह रहे हैं? 2,000 रुपए का प्रॉफिट। और क्या, कौन कह रहा है और कुछ रहा होगा? नहीं है ना। अब देखो मेरे को नहीं आता ये निकालना, मेरे को ये निकालना नहीं आता है 2,000। अब मैं कैसे निकालूंगा? मेरे को क्या निकालने को बोला आपने? मैं 20 को ऊपर रखूंगा और नीचे मेरे पास क्या बता रखी है? कॉस्ट। तो कॉस्ट को नीचे रखूंगा 100 को, और मल्टीप्लाई में 10,000 कर दूंगा। अपने आप 2,000 नहीं आ जाएगा। और अगर मुझे सेलिंग प्राइस पता करना है तो मैं 120 को ऊपर रखूंगा और 100 को नीचे, और मल्टीप्लाई में 10,000, तो 12,000 रुपए आ जाएगा। सर अब समझ में आ गया, जब आपने बेइज्जती कर दी ना, अब समझ में आ गया। अब आज के बाद मैं जिंदगी में नहीं बताऊंगा कैसे कर रहा हूं। ये नीचे मैं 10% रखता हूं ना, कईयों को इसमें दिक्कत हो जाती है। मैं यहां 0.5 ले रहा हूं तो उनके पसीने निकल आते हैं। 9.5 तक तो ठीक था, 0.5 क्यों ले लिया? अरे जो मन में आ रहा है वो निकाल लो। टैक्स निकालना है, टैक्स निकाल लो। एग्जम्प्ट निकालना है, एग्जम्प्ट निकाल लो। एग्जम्प्ट निकालना है, एग्जम्प्ट को ले लूंगा। टैक्स निकालना है, टैक्स को ले लूंगा। क्या दिक्कत है? समझे? हाँ सर। सर बहुत बढ़िया बताया आपने, ये जिंदगी में नहीं भूलेंगे हम। तो मुझे ये बताओ, आरपीएफ में जो पैसा डाला जाता है कितना एग्जम्प्ट होता है? मैंने इंटरेस्ट बोला क्या? तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल देख लो कितनी वीक है। मैंने बोला जो आरपीएफ में पैसा डाला जाता है वो कितना एग्जम्प्ट होता है? 12% ऑफ सैलरी। और इंटरेस्ट का कितना पैसा एग्जम्प्ट होता है? कंट्रीब्यूशन का, इंटरेस्ट का क्या? 9.5% पर एनम। सैलरी मत बोल देना गलती से भी, सैलरी बोल दी एक थप्पड़ पड़ेगा। आ गई बात समझ में? सैलरी कहीं लिखा है? अबे इंटरेस्ट सैलरी का परसेंटेज में होगा क्या? इंटरेस्ट तो पूरे साल का मिलता है। जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं
उस डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना हमें, तो उसी तरीके से जो पैसा आरपीएफ में जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो 12% किसका लेना है? सैलरी का। और इंटरेस्ट में क्या लेना है? 9.5% पर एनम। बात समझ में आ गई? इतना पैसा आपका एग्जम्प्ट है, इससे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। चाहे आपको मिला या नहीं मिला, हम टैक्स कर देंगे। इट इज अ डीमिंग फिक्शन। कहां लिखा है? सेक्शन 7 के अंदर। आगे आ जाओ। 2 को उड़ा दिया बेटा, अगले 2 में आ जाओ। कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, मोदी जी और अदर एम्प्लॉयर, मुकेश अंबानी, अडानी बोलेंगे नहीं, और पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहे भाई साहब। आपको पता होगा सरकार ने पेंशन उंशन देना बंद कर दिया था, तो इसलिए एक सेक्शन बनाया गया सीसीडी। सीसीडी तो आपको पता ही होगा, जहां पे आपके स्किल बढ़ जाते हैं जाके। ठीक है, सीसीडी आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये सेक्शन याद करने के लिए मैंने बोला है आपको। बच्चा गया सेक्शन कैसे याद होगा? 80 सीसीडी याद हो गया। तो सेक्शन 80 सीसीडी में क्या है? तुम बुढ़ापे में मजे लोगे। पेंशन कब मिलेगी? सर हम बुढ़ापे में जाएंगे वहां पे कॉफी पीने के लिए, तुम्हें कौन मना कर रहा है? अभी चले जाओ, जाने को तुम अभी चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पर मजे बुढ़ापे में मिलेंगे यहां पे टैक्स के अंदर। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक पेंशन स्कीम के अंदर पैसा डाल रही है, जो कि पेंशन स्कीम कहां पे कवर है? 80 सीसीडी के अंदर। अगर भारत सरकार एक पेंशन स्कीम के अंदर पैसा डाल रही है जो कि 80 सीसीडी के अंदर कवर है, तो जितना पैसा वहां पे क्या होगा? कंट्रीब्यूट होगा, उसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। ब्रैकेट में लिख लेना मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कितना पैसा? 1.5 लाख रुपए, उससे ज्यादा की नहीं मिलती है। वो जब मैं डिडक्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, और बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा आपको, वहां पे बताऊंगा। क्या अदर एम्प्लॉयर भी यहां पे पैसे डाल सकता है? यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमें क्या समझ में आया? आरपीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, 12% सैलरी का एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा 9.5% पर एनम एग्जम्प्ट है। तीसरा, सर एक पेंशन स्कीम है 80 सीसीडी की, चाहे भारत सरकार डाल ले या कोई और एम्प्लॉयर पैसा डाल ले, सर उसकी भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम 1.5 लाख की, इससे ज्यादा की नहीं मिलेगी। सर ये 1.5 लाख कहां से आया? बेटा सेक्शन में लिखा है। कहां लिखा है? सेक्शन में लिखा है। इट इज अ स्टैच्यूटरी लिमिट। स्टैच्यूटरी का मतलब कानूनी लिमिट है। चौथा और लास्ट, यूआरपीएफ का पैसा कहां ट्रांसफर हो रहा है? आरपीएफ में। तो अगर आपके यूआरपीएफ का पैसा आरपीएफ में ट्रांसफर होगा, तो उस केस के अंदर जितना भी पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, जितना भी पैसा आरपीएफ में ट्रांसफर किया जाएगा, वो डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर वो डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, तो वो पैसा आपका क्या कर देंगे? टैक्स कर देंगे। सर पहले भी तो टैक्स हो रहा था, क्या पहले टैक्स नहीं हो रहा था? हो रहा था। अब हम कह रहे हैं टैक्स कर देंगे, पर इसमें कुछ बेनिफिट भी तो है। इस आरपीएफ में क्या बेनिफिट है? सर 12% सैलरी का एग्जम्प्ट होगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा 9.5% एग्जम्प्ट। तो कुछ बेनिफिट नजर आए? पहले कोई बेनिफिट नहीं था, पहले कोई बेनिफिट नहीं था। अब आरपीएफ में जब पैसा ट्रांसफर होगा, तो हमें 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक 12% सैलरी वाला और एक इंटरेस्ट वाला। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार ये चारों पढ़ लो, फिर मैं पूछता हूं तुमसे दोबारा। पढ़ लो। चलो जी, डन 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 डन।
नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 9 के ऊपर, जो कि सबसे खतरनाक सेक्शन माना जाता है पूरे इनकम टैक्स में। पूरे इनकम टैक्स में सबसे खतरनाक सेक्शन है सेक्शन 9। और सेक्शन 9 क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्रूअर अराइज इन इंडिया। अगर कोई भी इनकम एक्रूअर अराइज कहां हो रही है? इंडिया में, लिख लो इट इज अ इंडियन इनकम। ये इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें कितने बैठे हैं जिनके जून में एग्जाम है? जून वाले तो वो तुम्हें तो मैं बहुत सदियों से जानता हूं। ये जो नए बच्चों में जिनके जून के हैं ना, क्लास के बाद आज मेरे से मिलेंगे। है? हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट। पेपर है ना फिर? है? अच्छा ठीक है, जाओ। हाँ, अपने ऊपर कौन से? उससे मिलने आ रहा कोई, तुमसे नहीं, है ना भाई? आ गई बात समझ में? इंडियन क्या? इनकम। और अगर इंडियन इनकम हो गई तो ऑलवेज टैक्सेबल हो गई। इतना तो रट गया होगा, जिसकी पहली क्लास है उसका भी रट गया होगा। सर इंडियन इनकम होगी ना तो टैक्सेबल हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है आशीष? हाँ सर। अब अगर आप देखोगे सेकंड पॉइंट क्या है? डीम्ड। तू मान ना मान, हम इसे एक्रूअर अराइज इंडिया मान लेंगे। सेक्शन 7, इधर देखो, सेक्शन 7 में भी दो चीजें पड़ी थी, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सेक्शन 9 में भी दो चीजें हैं, एक्रूअर अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू एक्रूअर अराइज इन इंडिया। कुछ समझ रहे हो? सर समझ में आ गया, नोट्स बना दो बस। लो आ जाओ, सेक्शन 9 कितनी बातें? 2। एक्रू और अराइज इन इंडिया। और दूसरी तरफ इनकम इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सारी कहानी एक्रू और अराइज की है, इंडिया की। सारी कहानी इंडिया की है और इसमें डीम्ड है। ये भी इंडियन इनकम है, ये भी इंडियन इनकम है और ये इंडियन इनकम मान ली जाएगी। और आपको पता है इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। कहानी खत्म कर देंगे तुम्हारी। दोनों ही इंडिया की इनकम मानी जाती है। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? पहला, जितने भी लोग रिलायंस की कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं। ये रिलायंस की कंपनी कहां है? इंडिया में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था मारुति सुजुकी, तो सुजुकी क्या है? तो जापान की कंपनी। अब जापान का एम्प्लॉय कहां आया? इंडिया। और इंडिया आके क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो एक्रूअर अराइज कहां हो रही है? इनकम इंडिया में अराइज हो रही, जबकि रिसीव कहां कर रहा है? बाहर। अरे भाई कहीं रिसीव कर ले, इनकम एक्रूअर अराइज तो इंडिया में हो रही है ना। बच्चा कह रहा है सर एक और एग्जांपल दो। रिलायंस के शेयर्स है, रिलायंस के शेयर्स कहां होंगे? इंडिया में। क्या फॉरेनर रिलायंस का शेयर खरीद सकता है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो किसी फॉरेनर ने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, अब उसके ऊपर क्या मिलेगा? डिविडेंड। उसके ऊपर क्या मिलेगा? डिविडेंड। अब वो कह रहा है मेरा बाहर लंदन में अकाउंट है, वहीं भेजो पैसा। भाई कहीं मंगवा ले। एक्रूअर अराइज कहां है? इंडिया। कहानी खत्म।
इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, हमें तेरे रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना कुछ? तो आप लोग यहां पे मारुति सुजुकी वाला भी एग्जांपल लिख लेना, सुजुकी वाला भी एग्जांपल लिख लेना, डिविडेंड वाला भी एग्जांपल लिख लेना, जो आपको लिखने हो एग्जांपल लिख लेना। ये तो डिविडेंड लिखा है बेटा। जो एग्जांपल लिखने हो, रिलायंस का लिख लो, सुजुकी का एग्जांपल लिख लो, जिसका लिखना हो लिख लो। और ये जापान की कंपनी है, इसका एम्प्लॉई आया था इंडिया, एम्प्लॉई इंडिया में आया था, अपने उससे एग्जाम्पल बना लो और लिख लो। और डिविडेंड जो मिल रहा है वो रिलायंस से मिल रहा है, RIL रिलायंस। इंडिया की कंपनी में काम करो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर का आदमी आ जाए इंडिया की कंपनी में काम करने तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल दे दिए, याद रखना। डन है? अब सबसे भयंकर करने जा रहे हैं। अगर कंसंट्रेशन तोड़ा तो समझ में ही नहीं आएगा। तो पूरे जितने साल के हो गए, तुम 20 साल के हो गए, 18 साल के, पूरा आज दिमाग लगा दो इसको समझने में। बस इसको अगर तुमने समझ लिया तो बस तुम्हारे दिमाग की तरक्की हो जाएगी। ठीक है? इतना भयानक है ये कि बस मैं क्या बताऊं तुम्हें। पहले इसका मैं चार्ट ही बना दूं, इसका मैं चार्ट बना देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों का काम आसान हो जाए। इसमें लिखना टोटल 10 इनकम को क्या माना गया? टोटल 10 इनकम है जिनको डीम्ड एक्वायराइज इंडिया माना गया। टोटल कितनी है? 10 है। पहली इनकम थ्रू or from any business connection, business connection। अगर कोई भी इनकम किस वजह से हो रही है? बिजनेस कनेक्शन की वजह से। अगर कोई भी इनकम बिजनेस कनेक्शन की वजह से हो रही है तो वो इनकम डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे कि तुम्हारे दिमाग के ढक्कन नुक्कन सब खुल जाएं। नेटफ्लिक्स का नाम सभी जानते हो, गूगल का नाम सभी जानते हो, फेसबुक का नाम सभी जानते हो। आपको पता है ये सब अमेरिका में, इनका सर्वर अमेरिका में, और हमने अपने मोबाइल पे गूगल मैप, आगे बात समझे, वो गूगल पे, जैसे फोन हम ये पेटीएम करते हैं, ऐसे हम लोग, पेटीएम तो इंडिया का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? गूगल की सर्विस ले रहे हैं। हमें कुछ भी सर्च करना होता है गूगल पे करते हैं। गूगल को पैसे देते हो सर्च करने के, फिर गूगल को क्या मिल रहा है? गूगल को वेरी गुड, उसको डाटा मिल रहा है। क्या डाटा मिल रहा है? आपका आईपी एड्रेस आ गया उसके पास। और गूगल इतना खतरनाक है, गूगल का पैकेज पता है आपको? हम लोगों का पैकेज नहीं लगेगा वहां पे। क्यों? इंजीनियर, आईटी वाले, ज्यादातर आईटी की डिमांड है ना, आईटी वालों की ज्यादा डिमांड है वहां पे। 1 करोड़ का पैकेज है,
माइक्रोसॉफ्ट 50 लाख रुपीस। ये मैं आपको पता है कब का बता रहा हूं आपको, आज से कम मैं 8-10 साल पहले का बता रहा हूं। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे भाई के पास ऑफर आया था माइक्रोसॉफ्ट का। क्यों? हाँ, तो वो टॉप 3 के अंदर था। तो ये मैं 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूं। और ये मैं बता रहा हूं जिन लोगों को 5 साल का एक्सपीरियंस था आईटी फील्ड में। आईटी समझते हो ना, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर मेकिंग के अंदर बस 5 साल का एक्सपीरियंस, उनके लिए ऑफर था। माइक्रोसॉफ्ट 50 लाख, गूगल 1 करोड़। ओ भाई साहब, साल का है, हाँ तो महीने का लगा लो, आगे बात समझ में। महीने के 1 करोड़, साल के 12 करोड़। ये तुम्हारा पैकेज होगा, ये तो सीएमए का पैकेज होगा ना, इंजीनियर्स का कम होगा। तो ये क्या हो रहा है, नेटफ्लिक्स की ऐप हमने अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर रखी है, गूगल पे हम सर्च कर रहे हैं, फेसबुक में हमने अकाउंट बना रखा है, किसी ने हमारा फेक भी बना लिया, हमें वो भी नहीं पता लगा। कुछ बातें समझ में आ रही है? अब क्या हो रहा है, ये नेटफ्लिक्स पैसा कमा रहा है, गूगल पैसा कमा रहा है, फेसबुक पैसा कमा रहा है। अब ये भारत सरकार को क्या बोलते होंगे अंजलि, हम तो सर बाहर रहते हैं, हमारा सर्वर भी बाहर है, आपका आदमी पागल है, हमारा नेटफ्लिक्स करके सीरीज देखता है। आ गई बात, रातें अपनी काली कर रहा है। आ गई बात समझ में? हम आपके यूथ को खराब कर रहे हैं, हम आपके यूथ को क्या खराब कर रहे हैं। हम तो टैक्स देने वाले नहीं है, हम तो टैक्स नहीं देने वाले। तो ठीक है, तेरा जो यहां पे आ रहा है, जिस चैनल के थ्रू आ रहा है, कहीं से तो आ ही रहा है, वो उसी को काट डालते फिर। तो ऐसा तो करने नहीं देगा, क्योंकि भैया बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है नेटफ्लिक्स का भी, गूगल का भी, फेसबुक का भी। तो भैया टैक्स देना पड़ेगा तुझे। क्या बना दिया सेक्शन 9, क्या बना दिया सेक्शन 9 कि डीम्ड है बेटा। क्या है? डीम्ड है, तुझे टैक्स देना ही पड़ेगा। तू मानना या मान, ये इनकम तू इंडिया से ही कमा रहा है, और आप एक्चुअल में देखो इंडिया से ही कमा रहा है नहीं कमा रहा, हम ही तो इंडिया के लोग उसको पैसा दे रहे। तो इसलिए आपको नहीं लग रहा सेक्शन 9 कितना खतरनाक है? कोई आदमी बाहर बैठा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनकम अर्न हो रही है, तो डीम्ड मान ली जा रही है। समझ में आया या नहीं आया? बट इसके अंदर ना कुछ कैटेगरी क्या है, एग्जम्प्ट भी है। इसके अंदर 2 कैटेगरी है, एक में टैक्सेबल है, एक में एग्जम्प्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा शाहरुख खान बाहर जाता है, लंदन गया, मूवी बनाई, इंडिया आया, बहुत चल गई। हमारा पठान गया था बाहर, है ना, वो दुबई गया था, वहां पे भी बनाई, बहुत चली मूवी। लोगों के पास बहुत बेला टाइम है असली में। मैंने भी फर्स्ट शो देखा था भाई साहब, हाउसफुल, वो भी बताओ, मैं तो देख के हैरान हो गया ये क्या चक्कर है। और वो भी महंगी टिकट होने के कारण तो भी हाउसफुल, मतलब 1000 रुपए वाली भी टिकट आती है आजकल, और वो भाई साहब तो भी हाउसफुल है। मैं इतने मतलब लोग खाली बैठे हुए हैं, बताओ। आप दिल्ली में रात को 12 बजे भी निकलोगे ना गाड़ी लेके, तो भी लोग रोड पे घूम रहे होंगे, है ना, गाड़ी लेके। और ऐसा होता है, ये जा कहां रहे हैं ये लोग, क्या काम है इनको? चलो बस। तो इसके अंदर कुछ कैटेगरी क्या है, एग्जम्प्ट भी कर रखी है। एग्जम्प्ट वाली जो मैंने बताई आपको कि शाहरुख खान बाहर गया, मूवी बना रहा है, तो उसको भाई कोई टैक्स पे नहीं करना है। मतलब कि जो मूवी से वो पैसा कमा रहे हैं, बाहर वाले उससे कोई टैक्स लेंगे। और जब बाहर वाले हमारे गांधी जी के ऊपर बनाते हैं, डंडे के ऊपर मूवी बना देते हैं, डंडे में देखो कितनी ताकत है, अंग्रेजों को भगा दिया यहां से, तो हम लोग भी उनसे कोई टैक्स नहीं लेते कि भाई तुम मूवी बना के इतना करोड़ों पैसा छाप रहे हो, हमें भी कोई टैक्स नहीं चाहिए। बातें कुछ समझ में आ रही हैं? पर हमारा विराट कोहली बाहर जाता है ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने, हम टैक्स लेते हैं? लेते नहीं लेते? उनका रिकी पॉन्टिंग यहां आता है, हम टैक्स लेते हैं? हम लेते हैं उससे टैक्स जो यहां से कमा के जाता है, भले ही उसका स्टेटस क्या होता है, नॉन रेजिडेंट का, तो भी हम उससे टैक्स लेते हैं, क्योंकि हमने उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो बिजनेस कनेक्शन में थोड़ा झोल है, ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे। दूसरे में आते हैं, अभी मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, यहां दूसरे में आ जाओ। इनकम थ्रू और फ्रॉम प्रॉपर्टी or source of income
इन इंडिया। ये प्रॉपर्टी कहां पे है? इंडिया में। सोर्स ऑफ इनकम कहां है? इंडिया में। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर। एचपी का मतलब हाउस प्रॉपर्टी कहां पे है? इंडिया के अंदर। किसकी है वो प्रॉपर्टी? हमारी है वो प्रॉपर्टी, और हमने किस पे दे रखी है? रेंट पे। अब मुझे बताओ, जो भी उससे रेंट आता होगा हाउस प्रॉपर्टी से, क्या वो इनकम टैक्सेबल होती होगी? नहीं होती होगी? होती होगी। पर अगर मान लो किसी बाहर वाले की प्रॉपर्टी है, अमेरिका में बैठा एक आदमी, टॉम अमेरिका में बैठा हुआ है, और उसकी प्रॉपर्टी कहां पे है? इंडिया में। हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है। और उसको रेंट मिल रहा है, वो क्या कहता होगा? रेंट बाहर जमा करवाओ, बाहर ही भेज दो रेंट। पर हम उसे क्या मानेंगे? डीम्ड एक्रूअराइज इन इंडिया। लॉजिक भी समझ में आ रहा है आपको क्यों मान रहे हैं? अरे भाई लैंड तो कहां है? इंडिया में। रहने वाला रह कहां रहा है? इंडिया में। तो हमने क्या किया? जेरी को जाना था कहीं बाहर, इंडिया आना था, मान लो उसको दिल्ली आना था। कहां आना था? दिल्ली। और दिल्ली आना था तो जेरी ने बोला कि मैं यहां पे एक होटल बुक कर लेता हूं, आईटीसी या ताज होटल बुक कर लेता हूं। टॉम ने क्या बोला होगा? अरे मेरा घर है आलीशान, बहुत बड़ा है, होटल का भी पापा है, मतलब बहुत बड़ा होटल है। आ गई बात में? मतलब मेरा घर ही बहुत बड़ा एक तरीके से है, तो उसी पे रह ले, क्या दिक्कत है? और जो खर्चा उर्चा हो, जितना तेरा ताज में खर्चा आएगा 15 दिन का, उसका आधा दे दियो मेरे को, क्या दिक्कत है? यस और नो? उसने कहा ये तो सही काम हो गया, जुगाड़ हो गया। इंडिया में लोग जुगाड़ी करते हैं, यहां हमारा जुगाड़ू भाई मिल गया है। और हमारा इनकम टैक्स वो काला आदमी क्या करेगा? कहा आ गया जेरी, आ गया, आजा बता। अब वो चाहे बताए या ना बताए कितने पैसे मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे, तो भी क्या करेगा? टैक्स लेगा। अब वो कैसे टैक्स लेगा, क्या करेगा इनकम टैक्स वाला, वो छोड़ दो, वो उसके ऊपर है। पर क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? हाउस प्रॉपर्टी कहां पे है? इंडिया के अंदर। कहानी खत्म। सर टॉम को ना गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ रहा है? कोई इंडिया का आदमी उस प्रॉपर्टी में रहे तो फिर टैक्स लगा देते हैं, बाहर वाला जाए फिर टैक्स लगा देते हैं। क्या प्रॉपर्टी बेच देता हूं, फिर टैक्स लग जाएगा। कहां की प्रॉपर्टी बेच रहा है? इंडिया की। बेचारा कुछ कर ले, कुछ कर ले, टैक्स गलती कर दी उसने, टैक्स देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो ये सेक्शन 9 बहुत बढ़िया है भाई। आगे लिखो। तीसरा, इनकम थ्रू और फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। बातें नहीं, ऑफ अ कैपिटल एसेट। टैक्स को ढंग से समझ लोगे, जिंदगी बन जाएगी आपकी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोग टैक्स की बातें करते क्लास के अंदर, ये बड़ी अच्छी बात है। इन इंडिया, तो ये देख लो अगेन लिख रहा है कि ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल एसेट को। इसको आप लोग भी हाईलाइट कर लिया करो। और कहानी इंडिया की है। कैपिटल एसेट का एग्जांपल ये हाउस प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी दिया। हाउस प्रॉपर्टी हमने बेच दी, सेल कर दी। ये ना एग्जांपल आप लोग लिख लिया करो। हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, एग्जांपल्स आप लोग लिख लिया करो। चौथा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम फॉल्स अंडर द हेड सैलरी। वो आज तो कोई टेक्निकल इशू था तो ये क्लास थोड़ी लेट हो गई, स्टार्ट लेट हुई थी शायद, है ना? अकाउंट्स की नहीं, लेट नहीं हुई थी स्टार्ट। हाँ, तो अगली बार से बेटा याद रखना 11:15 पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बस 15 मिनट का ब्रेक होगा। हम अपनी पढ़ाई को स्किप नहीं कर सकते भाई। 2 घंटे क्लास होगी तो जाके रिजल्ट निकलेगा और मजा आएगा।
सबसे बड़ा खुशी का दिन स्टूडेंट की लाइफ में क्या है? रिजल्ट। जिस दिन रिजल्ट आएगा, इंटर बोथ ग्रुप लिखा हुआ आता है ना, इंटर कंप्लीटेड, ओए होए होए, अलग ही मजा होता है। बच्चा 7 दिन तक नशे में होता है बिना पिए। आ गई बात समझ में? और जिसको नहीं भी जानता उसको भी बताता है तेरा भाई इंटर क्लियर हो गया। आ गई बात समझ में? हर किसी को बताता है। फेल हो जाता है, बात ही नहीं करेगा किसी से। आ गई बात? चाहे किसी फोन आ रहा है, कुछ आ रहा है, बात नहीं करनी किसी से। ये कहानी तो वो अलग नशा है। पर पास होने का जो फील है ना, वो जो खुशियों की बारिश है, वो मतलब एक अलग ही चीज है भाई। और मैं सच बता रहा हूं, असली रिजल्ट जब इंटर का आता है तो नहीं, जब फाइनल का आता है, अब सीएमए का टैग लग जाता है ना, वो तो मतलब गुलाब, मतलब क्या बोले, वो तो ऐसी बारिश हो रही होती है कि पूछो ही मत। बस अरे भाई, आदमी पूरा ही पागल होता है उस दिन, अलग ही। और अगर रैंक आ गया तो फील कर पा रहे हो आप मुझे लग रहा है फील फूल नहीं कर पा रहे कुछ। और रैंक आ गया भाई साहब, पूछो मत। क्यों? हजारों तो कॉल आने वाले उसके पास, उसके कितने इंटरव्यू होने वाले। तो मेरा ड्रीम है इस बैच के अंदर, ये ड्रीम है, सच बता रहा हूं आपको। बोथ ग्रुप जो बच्चा दे रहा है, रैंक लेके आनी है उसको। और मैं रैंक लाने का तरीका बताऊंगा आपको, कैसे आती है रैंक। आ गई बात समझ में? तो वो बारिश हमें भी करनी है। हम लोगों का उसमें बेनिफिट है, देखो अपने आप ही सीधी सी बात है। आप सारे तो रैंक नहीं ला पाओगे, मेरे मुंह से ऐसे निकल रहा था, मतलब सारे ले आए फिर तो कहानी खत्म है। बेचारा कोई पढ़ाएगा ही नहीं लक्ष्मी नगर में। ठीक है, सब कई रैंक आ गए तो कुछ अजब ही कहानी हो जाएगी ना। फिर तो कुछ अलग ही कहानी। फिर तो हम बच्चों की जो फोटो भी लगाएंगे तो बच्चे आएंगे, नारियल फोड़ेंगे, टीका उका लगा लेंगे, चलो जी इनसे ही कुछ आशीर्वाद ले ले। बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, मतलब मेरा इंस्टॉलमेंट दिख रहा है इसको, ये नहीं दिख रहा मेरा रैंक आ गया। ये मेरे को इंस्टॉलमेंट करने लग रहा है। किडनी उडनी ले लियो मेरी रैंक आने के बाद, ठीक है। चलो जी, सैलरी। पीछे हमारा लड़का कह रहा है 90-80 आ जाए वही बहुत है। पांचवा क्या है भाई? सैलरी गिवन बाय गवर्नमेंट सैलरी दे रही है बेटा। इसका मतलब जो ऊपर सैलरी देने वाला कौन है? अदर देन, ऊपर कौन सैलरी दे रहा था? अदर देन गवर्नमेंट। ऊपर गवर्नमेंट को छोड़ के था, और नीचे सैलरी दे रही है गवर्नमेंट सैलरी देगी तो क्या होगा? वो टैक्स हो जाएगी बेटा। छठा, डिविडेंड। ओ भाई, डिविडेंड आ गया। और डिविडेंड पेड किसने किया होगा? पेड बाय इंडियन कंपनी। सर फॉरेन की भी तो कर सकती है, बात करेंगे भाई फॉरेन की कंपनी में। अभी तो हम यहां पे डीम्ड किसकी मान रहे हैं? इनकम इंडियन कंपनी वाले की डीम्ड मान रहे हैं। इंडियन कंपनी वाले की हम डीम्ड मान रहे हैं। ये लिख लिया हो तो एक बार मेरे को बता देना। एक आपको पता होगा मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, जो कि मैं अगली क्लास में प्रिंट आउट दूंगा इस चार्ट का। ये मैं बोलना भूल गया उनको, वरना इसमें भी दे देता, कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे ये देना है या नहीं देना है? ये एक ऐसा चार्ट है कि सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, सारे A to Z। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चार्ट को सामने रखो और अपने आप टेक्स्ट करते जाओ। अभी सैलरी की बात कर रहे थे, देखो सैलरी में क्या होगा? सैलरी कहां रिसीव हो रही है? अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो कौन सी इनकम है? इंडियन इनकम। आई का मतलब इंडियन इनकम। तीनों के इसमें क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। हाँ भैया, सैलरी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया से, और आपने सर्विस कहां रेंडर कर दी? इंडिया में। सेक्शन बता सकते हो कौन सा? सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। सेक्शन 7 या 9? 7 या 9? कितने कह रहे? 7 वाला कौन है और 9 वाला कौन है? आंसर क्या है?
9 है नालायकों। एक्रूअल राइस कहां हो रही है? इंडिया में। और रिसीव कहां कर रहे हो? अगर आप रिसीव इंडिया में करते तो सेक्शन 7 लगता। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तो सेक्शन 7 लगेगा। और डीम्ड 4 है, वो आपको पता ही है, आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, और उसके बाद वो 80CCD और यूआरपीएफ आरपीएफ में चला जाता है। कुछ बातें समझ में आ रही है? यस। ये पहले ए और बी क्लियर भाई? तीनों केस में टैक्सेबल है। क्यों है टैक्सेबल? इट इज अ इंडियन इनकम। अब आ जाओ जरा सी वाले पॉइंट में आओ। सैलरी कहां रिसीव कर रहे हो और सर्विस भी कहां दी है? आउटसाइड इंडिया। क्या सेक्शन 7 लग रहा है? सेक्शन 7 नहीं लग रहा। क्यों? सेक्शन 7 इनकम रिसीव इन इंडिया है ही नहीं, डीम्ड के अंदर आ ही नहीं रहा। उसके बाद सेक्शन 9 नहीं लग रहा, एक्रूअल राइज इंडिया में है ही नहीं, और डीम्ड वाले में भी नहीं आ रहा, डीम्ड में भी नहीं आ रहा। अभी आपने नहीं पढ़ा, कोई बात, डीम्ड में आ ही नहीं रहा तो क्या होगा? सर एक आदमी मर जाएगा, ऑर्डिनरी वाला। बाकी ये एनओआर को और एनआर को कोई टैक्स नहीं देना है सर, इनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। एनओआर और एनआर इनको कोई टैक्स नहीं पे करना। क्यों? जो लोग अमेरिका में बैठे हैं उनको सैलरी मिल रही है, तो हम लोग टैक्स ले सकते हैं क्या उसके ऊपर? नहीं ले सकते। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आगे चलो। ये क्या लिख रहा है? सैलरी कौन दे रहा है अब? गवर्नमेंट। जैसे ही एग्जाम में आए कि सैलरी गवर्नमेंट दे रही है तो आपको 1 2 3 4 ये 4 बातें चेक करनी है। अगर ये चारों सेटिस्फाइड, अगर ये चारों सेटिस्फाइड तो टैक्सेबल। सैलरी इनकम होनी चाहिए, पेयर देने वाला कौन? गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसको मिले वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर उसके रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्विस कहां रेंडर की हो? इंडिया के बाहर। तो भारत सरकार ने केजरीवाल को बाहर भेजा, जाके पढ़ ले इनकम टैक्स। आ गई बात समझ में? और बाहर जाके उसने पढ़ लिया इनकम टैक्स, और इंडिया आके दिल्ली में सीएम बन गया। आ गई बात समझ में? तो चाहे भारत सरकार का पैसा वेस्ट हुआ तो क्या कर सकते हैं। तो ये कहानी क्या? तीनों में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। हमें उसके स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। कौन सी इनकम बन गई ये? इंडियन इनकम। बात समझ में आ रही है? जब ये पेज आपको मिलेगा ना तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो कि ये सर ने सैलरी के क्या दिए, एग्जाम्पल इस पेज पे दे रखे हैं। अपने आप कर लोगे इतना काम, या लिखवाना पड़ेगा? ये वाला पॉइंट मैंने इसके लिए दिया हुआ है, ऐसे क्या लिखवाने वाली जरूरत है? स्पून फिटिंग बच्चे हो क्या? जब मम्मी, जब तुम पैदा हुए थे दूध पिलाती थी तो फिर वो चम्मच से ले भाई ले पी। आ गई बात समझ में? कितनों ने ऐसे किया? नहीं है कोई। अब कोई बताएगा क्यों? तो क्या सर मेरे को याद ही नहीं, मैं भूल गया। पर हम भी कभी बच्चे थे। कितनों को ऐसा लगता है कि बचपन ही बहुत अच्छा था, बड़े हो गए ये क्या आगे फंस फुस चुके हैं कहीं? कोई है यहाँ पे क्लास में कि बचपन ही अच्छा था? तुम बचपन में ही रहो। आगे बात समझ में? मजाक, हाँ, चौक सपाट। अच्छा देखो जी, अलाउंस और परक्विजिट। असली में पढ़ते हुए ये फन बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ऐसे बोल देता हूं, कोई बुरा मत मानना। हाँ ठीक है? क्योंकि देखो अगर पढ़ाई, आप पता है क्या है, जो काम आप कर रहे हैं ना उसके अंदर पैशन होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। मैं क्लास लेने आ रहा हूं तो मुझे एक खुशी के साथ कि यार आज तो मजा आएगा, फोड़ डालेंगे आज। किसको? कॉन्सेप्ट को। आ गई बात समझ में? तो आपको भी यार आज ना सर की क्लास लेनी है भाई, जोश, एक अलग ही जोश होना चाहिए आपके अंदर। क्लास लेनी है भाई, सीखना है कुछ, और अपना सीखने के बाद 4 लोगों को और बताना है। आ गई बात समझ? क्योंकि जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं। तो अब क्लास में या तो डिसाइड कर लो, किसी को पकड़ लो जिसकी बैटरी आप समझ गए, आ गई बात समझ, डाउन है उसको पकड़ लो, क्योंकि तुम उसको समझाओगे वो समझेगा। जो फन ने कहा होगा वो तुम्हारी बातें नहीं समझने वाला, वो तुम्हें 4 बातें समझाएगा। ले ये बता, अगर सैलरी बाहर मिल गई तो क्या होगा, इंडिया में मिल गई तो क्या होगा, पता नहीं, पागल बनाता रहे तुम्हें। उसको बोल देख सर ने ब्रह्मास्त्र दिया है, बता, आजा।
अब मैं तेरे से पूछता हूं, तू बता, सैलरी इंडिया में रिसीव कर रहा है? कहता हां, कर दे तीनों में टैक्सेबल। सैलरी कहां रिसीव कर रहा है? इंडिया के बाहर। यही तो दो बातें होंगी ना, या तो इंडिया में रिसीव कर रहा होगा या इंडिया के बाहर कर रहा होगा। इंडिया में रिसीव कर रहा है, तीनों में टैक्स कर दिया। सर इंडिया के बाहर कर रहा है, तो फिर पूछ रहा है सर्विस कहां दी थी, इंडिया में या इंडिया के बाहर? सर इंडिया में दी थी, सेक्शन 9 लग जाएगा। सर इंडिया के बाहर दी थी, तो सेक्शन 9 नहीं लगा। क्या मैंने सारे केस बनाए नहीं बनाए? इस चार्ट का ये बेनिफिट है, इस चार्ट का ये बेनिफिट है। आपको नहीं लग रहा इस चार्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी? 5-6 घंटे लगे थे बनाने में। ऐसे मैंने उनको दिखा रखे हैं बहुत सारे चार्ट, आपको भी तो दिखाए रेजिडेंशियल स्टेटस के। तो आप में से जो बच्चा होली के बाद रेजिडेंशियल स्टेटस का चार्ट बना के लाएगा, उसे भी मैं कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है? एक चार्ट पेपर में बना के लेके आना बढ़िया सा, और फिर उसको फ्रेम व्रेम करके मैं अपने घर पे लगा लूंगा। नहीं सर ये नहीं, ठीक है, तुम लेके तो आओ, क्योंकि मेरा चार्ट ना किसी ने मेरे से ले लिया था और लड़की दोबारा वापस नहीं किया उसने। अब मुझे लग रहा अपने कहीं घर के बाहर तो नहीं लगा लिया रेजिडेंशियल स्टेटस। लो भाई, वो तो अच्छा हो कि मेरे पास उसका वो था, जो भी है। डी वाला समझ में आ गया? अच्छा, ये जो डी वाला है, इसके अंदर ना जो हमारा एम्प्लॉई है उसको क्या मिल रहा है? अलाउंस। क्या मिल रही है? परक्विजिट्स। सर ये अलाउंस और परक्विजिट होता क्या है? अरे अलाउंस तो सुना ही होगा आपने, कन्वेंस अलाउंस, नाम सुना है ना, कन्वेंस अलाउंस। अलाउंस का मतलब है एक बेनिफिट। अलाउंस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट। और परक्विजिट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, परक्विजिट का मतलब क्या होता है? एडिशनल बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट। परक्विजिट किसको मिलती होगी? बड़े बड़े लोगों को, मुकेश अंबानी को एक कार दे देते होंगे, बंगलो दे देते होंगे, यस और नो? और अलाउंस तो सभी को मिल रहा होगा, चाहे यूनिफॉर्म अलाउंस है, ठीक है? तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कहां? सैलरी चैप्टर के अंदर। सैलरी हमारा एक चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस इतना समझ लो, जितने भी अलाउंस और परक्विजिट हैं वो सारे क्या है? एग्जम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं होंगे। तो जिस आदमी को भारत सरकार बाहर भेजेगी तो वो होटल में रहेगा या कहीं ना कहीं स्टे करेगा, जो भी वहां पे उसका खाना पीना खर्चा हो रहा है वो सारा एग्जम्प्ट है। जो सैलरी मिल रही है भाई वही तो टैक्स करेंगे ना। अब तुम खाना पीना भी टैक्स कर दोगे तो बेचारा लुट जाएगा, बेचारा क्या, बाहर ही मत भेजो मेरे को, ठीक है? जो लोग कहां से सैलरी ले रहे हैं और वो एम्बेसी है कहां, तो आपको पता होगा इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसको क्या मानेंगे? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। समझ में आया या नहीं आया? क्या सैलरी के मैंने 5 केस बन सकते थे, मैंने 5 करा दिए भाई। आप कोई कॉम्बिनेशन बना लो, सर सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, सैलरी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। जब आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रही है तो सर उसका प्लेस जो है वो इंडिया है। सर प्लेस अगर बाहर होता तो सी केस में डाल दिया, सर सरकारी इंप्लॉई होता तो डी केस में डाल दिया, एम्बेसी का होता तो ई केस में डाल दिया। इसके अलावा कोई केस बन जाए बता देना, मैं एफ बना दूंगा। एफ के बाद बन जाए फिर बना लिए, है ना? जेड तक तो बना ही सकते, ठीक है? सर इतने बनने ही नहीं है, आपने जितने बनाए हैं यही बनने हैं, ठीक है? अगला कौन था? डिविडेंड। क्या मैंने ये दोनों करवा दिए पॉइंट 4 और 5? यस। उससे पहले मैंने एक और कराया था, ये प्रॉपर्टी वाला 3rd पॉइंट, 3rd भी मैंने करा दिया। और उसके भी ऊपर अगर मैं चला जाऊं तो मैंने 2nd पॉइंट भी आपको करा दिया, पर मैंने अभी तक 1st पॉइंट नहीं कराया, बिजनेस कनेक्शन। ये नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करा पाऊंगा। क्यों? इट विल बी टेक 1 आवर, 1 पॉइंट 1 घंटा। बाकी के तो मैं करवा सकता था, मैं करवा रहा हूं साथ के साथ। बिजनेस कनेक्शन है ना वो, बिजनेस कनेक्शन। उसके अंदर नेटफ्लिक्स है, गूगल है, ये है, शाहरुख खान भी आएगा, तो समझना पड़ेगा, ठीक है? तो आराम से समझेंगे इसको, बिजनेस कनेक्शन को। तो 2nd पॉइंट बताओ किसका है? सर इनकम का है। किसी प्रॉपर्टी से क्या हो रही है? इनकम हो रही है। और वो प्रॉपर्टी कहां पे है? इंडिया में। वो प्रॉपर्टी कहां पे है? इंडिया के अंदर। उसके बाद कैपिटल एसेट को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो एग्जाम्पल भी दिए मैंने, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, हाउस प्रॉपर्टी
बेच दी, और उसके बाद तो सैलरी का पॉइंट है, ये भी सैलरी का है, और अब क्या आ गया था, डिविडेंड का पॉइंट। डिविडेंड का बताऊं, डिविडेंड किससे मिल रहा है, इंडियन कंपनी से। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल। चलो आ जाओ फिर देखते हैं आपका टैलेंट। ये राशि डिविडेंड किससे मिल रहा है, डोमेस्टिक का मतलब ही क्या है, इंडियन। क्या हो गई ये, इंडियन इनकम। और अगर ये इंडियन इनकम हो गई तो ऑलवेज टैक्सेबल, एनी डाउट। सर डिविडेंड तो फॉरेन कंपनी से भी मिल सकता है, डिविडेंड तो फॉरेन कंपनी से भी मिल सकता है, और अगर फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो ये कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम है। और मैंने क्या बोला था, फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी में टैक्सेबल है, एनआर में टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल। और एनओआर में क्या बोला था, एनओआर के अंदर किसी को याद हो प्लीज, एनओआर के अंदर मैंने कहा था केवल बिजनेस और प्रोफेशन वाली जो सेटअप इंडिया में होता है वही टैक्सेबल होती है, उसके अलावा कोई टैक्सेबल होती ही नहीं। देखो अब सीधी सिंपल सी बात, इधर देखना प्लीज, ये बनाना मत कोई, ये आप लोग बनाना मत, पर ये देख लो आप। ये आप देख लो बस, कौन सा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एनओआर, एनआर। असली मेरी 3-4 दिन से ना कमर में बहुत दर्द हो गया है, वो झुकना पड़ता है, यहां पे इसके साथ सपोर्ट मिलता नहीं है। इंडियन इनकम पहला क्या है, इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम तीनों में क्या कर दूं, टैक्सेबल। क्या सेक्शन 7 आ जाएगा यहां पे, क्या सेक्शन 9 आ जाएगा यहां पे, यस। दूसरी कौन सी इनकम आएगी, फॉरेन इनकम। यहां पे टैक्स कर दो, यहां नॉट टैक्सेबल, और यहां पे इन जनरल नॉट टैक्सेबल है। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, इसकी क्या है, एक एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगी बेटा। तो फिर इस वाले केस में तो टैक्सेबल होनी है, और इसमें टैक्सेबल नहीं होनी है। बस ये इतना सा ही है और चैप्टर खत्म है। क्या यहां पे सेक्शन 7 है क्या, नहीं है। यहां पे सेक्शन 7 है, नहीं है। यहां पे सेक्शन 9 है, नहीं है। वो तो फॉरेन इनकम है, ठीक है ना, बाहर है। अब मान लो कि सैलरी आपको बाहर, आप जॉब कर रहे हो बाहर, लंदन में एक नॉन रेजिडेंट है और वो बाहर जॉब कर रहा है, लंदन की किसी कंपनी में सैलरी मिल रही है, क्या हम उसे टैक्स कर सकते हैं। पर अगर वो ये बोल दे कि इंडिया में मेरा कोई है, मेरी सैलरी डायरेक्टली वहां भेज दो इंडिया में, पाप हो जाएगा, पाप रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम मान लेंगे, वो चिल्लाता रहेगा फॉरेन है, चुप, रिसीव्ड इंडिया ऑलवेज टैक्सेबल, मेरा स्टेटस एनआर है, चुप, टैक्सेबल। आ गई बात समझ में। पाप है इंडिया में इनकम रिसीव करना, पाप है, मैं पहले ही बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप गलती करोगे। डीम्ड वाला तो याद रहे इसलिए मैंने ब्रह्मास्त्र बना दिया, कहानी खत्म कर दी मैंने। और 7 वाला तुम याद कर लेना, सेक्शन 7 इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड वो सेक्शन 9 वाला बना रखा। सेक्शन 7 के अंदर भी सर डीम्ड है, अबे भाई वो तो 4 रट्टे मार ले, रेंट वो आरएफए का है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है, चाहे कंट्रीब्यूशन हो चाहे इंटरेस्ट हो, और सीसीडी वाला 80 सीसीडी याद कर ले, और लास्ट तो यूआरपीएफ का पैसा आरपीएफ में। कुछ बात समझ में आ रही है। इंडियन इनकम आएगी ऑलवेज टैक्सेबल कर दोगे, फॉरेन इनकम आएगी ऑर्डिनरी में टैक्स करना, बाकी 2 में टैक्स नहीं होगी, बाकी 2 में टैक्स नहीं होगी। सर अगर उसने बोल दिया बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप है इंडिया में, तो कर दियो भाई टैक्सेबल, तो कर दियो। इतना ही याद करना है बस, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना आपको। आ गई बात समझ में। हाँ सर आओ इसमें, ये देख लो कौन सी इनकम आ गई, फॉरेन इनकम आ गई, तो यहां पे नॉट टैक्सेबल। कोई दिक्कत,
इसके अलावा डिविडेंड का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो जी आ जाओ। कितने हो गए थे? 6। कितने और हैं? 4। और हमारे पास 8 मिनट। देखते हैं 8 मिनट में 4 हो पाते ही नहीं। 7वां, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। प्यार से हम इसे FTS बोलते हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। और लास्ट है 10, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, गिफ्ट। गिफ्ट से मुझे प्यार है भाई। तुमको है? गिफ्ट मिलने से मतलब होना चाहिए ना भाई। सर हमें कोई गिफ्ट देता ही नहीं, क्या करें? ये तीनों एक ही घर के लोग हैं। हाँ, इन तीनों को तो एक ही बॉक्स में बंद कर देना। पहले समझेंगे गिफ्ट। गिफ्ट को समझेंगे सबसे पहले, क्योंकि असली में इसमें भी 15-20 मिनट लगेंगे, तो इसलिए आज इसको भी टच नहीं करेंगे। एक बिजनेस कनेक्शन छोड़ दिया, इंटरेस्ट छोड़ दिया, रॉयल्टी छोड़ दी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस छोड़ दी। ठीक है, अभी क्या करने जा रहे हैं? गिफ्ट करने जा रहे हैं। गिफ्ट देने वाला कौन है? रेजिडेंट। गिफ्ट कौन दे रहा है? रेजिडेंट। किसको गिफ्ट दे रहा है? नॉन रेजिडेंट को। सर अगर रेजिडेंट को गिफ्ट दे दे तो? भाई सुन, बात ऐसी है, अपना ही तो आदमी है। हाँ, अगर ये रेजिडेंट को दे देगा तो अपना ही तो आदमी है, तो क्या करेंगे? सेक्शन 56(2)(10 लगेगा। कौन सा सेक्शन लगेगा? 56(2)(10। आपको रेफर करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक चैप्टर है। क्या है? एक चैप्टर है। अभी के लिए बस इतना बता देता हूं कि अगर ये गिफ्ट रेजिडेंट ने दिया और रेजिडेंट क्या निकला? रिलेटिव, तो एग्जम्प्ट है बेटा। अगर ये रिलेटिव निकला तो एग्जम्प्ट है। सर अगर मैरिज में मिल गया तो भी एग्जम्प्ट है बेटा। मैरिज में कोई गिफ्ट दे दे, मैरिज में कोई दे दे गिफ्ट। वो एक मूवी थी अक्षय कुमार की, अगर आपको पता हो, मुझसे शादी करोगी। प्रियंका को गिफ्ट दिया था उसने, और नीचे क्या लिखा था पता? किसी ने मूवी देखी भी है? नहीं देखी है? हाँ, कितनों ने देखी है? मुझसे शादी करोगी, वेरी गुड। और उसके अंदर वो एक अक्षय कुमार होता है, कबाब में हड्डी, और सलमान खान होता है, और दूसरी साइड प्रियंका। तो आपको पता है, ये सलमान खान एक लेटर लिखता है और नीचे अपना नाम नहीं लिखता। क्या लिखता है? वेल विशर। तुमने देखी नहीं ढंग से मूवी, आ गई बात समझ में? ये मेरे को एक बच्चे ने बताया, हमें तो याद ही नहीं था। बच्चे ने बताया कि सर उसने वेल विशर लिखा होता। मतलब बच्चे मूवी को कितना, मतलब आप समझ, बारीकी से देखते हैं, है ना? उसको कहीं लिखना पड़े तो नीचे लिखेगा। तो मैरिज में कोई गिफ्ट दे दे, एग्जम्प्ट। रिलेटिव गिफ्ट दे दे, एग्जम्प्ट। आ गई बात समझ में? तो अगर आप मुझे गिफ्ट दोगे तो क्या होगा? अबे टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कैश में दिया 50,000 से ज्यादा, फुल्ली टैक्सेबल इंटायर अमाउंट। तो अगर तुम लोगों ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए तो पूरे 1 लाख रुपए मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो 50,000 से क्या है,
ज्यादा हैं। सर अगर हम काइंड में देंगे तो क्या होगा? तो वक्त आने पे बताऊंगा, अभी वक्त आया नहीं है, शुभ घड़ी आएगी फिर बताऊंगा। ये इसलिए अभी बता दिया क्योंकि ये सब आपको याद हो गया। हम किसको गिफ्ट, रेजिडेंट किसको गिफ्ट देगा? या तो रेजिडेंट को या तो नॉन रेजिडेंट को। रेजिडेंट को गिफ्ट देगा तो सर ये सेक्शन लग जाएगा 56(2)(10), और ये बोलता है कि अगर रिलेटिव है, मैरिज है तो एग्जम्प्ट है। बर्थडे नहीं लिखा है यहां पे कि बर्थडे में गिफ्ट दे दिया, बर्थडे वाला टैक्सेबल होगा ना। सर अगर बर्थडे पे रिलेटिव दे रहा है तो एग्जम्प्ट है, पर बर्थडे में रिलेटिव के अलावा भी और देते हैं। और हम बर्थडे सेलिब्रेशन रिलेटिव के साथ करते कहां है? आगे बात समझिए, ये तो बेचारे समझ में नहीं आया, हमारा केक तो और कहीं कट जाता है। आगे बात समझ में, रात के 12 बजे काट लेते हम लोग केक। आजकल तो नया ट्रेंड चल पड़ा है, आपको अगर नहीं पता होगा तो नया ट्रेंड चल गया है कि वो गाड़ी लेके निकलते रात को 12 बजे और हाईवे भी भाई वहां लगाएंगे और केक काटेंगे। बताओ, मैं ये सही है। आज जाके आप अपने मम्मी पापा को पूछना उनकी मैरिज कैसे हुई थी, और आज की मैरिज आप देखो, मैरिज होने से पहले पता नहीं वो प्री वेडिंग सूट, ये वो पता नहीं क्या, और 10 लफड़े भाई साहब। मैं बच गया उससे, मेरे टाइम नहीं था ऐसा। सर आपकी क्या बहुत पहले हो गई थी? नहीं मतलब सही है, आगे बात समझ में। तो वो महंगे में देखना कैसे फिर पागल होते रहोगे, है ना, कि मम्मी अभी तक तो शॉपिंग ही नहीं हुई, मम्मी अभी तक तो यही नहीं आया। मम्मी कहेगी उल्टा हो जा, झाड़ू से पूरा तेरे को सही कर देती हूं। फिर तुम्हें समझ में आएगा सस्ते में या महंगे में। हाँ सही कह रहा है। नॉन रेजिडेंट, अब आ जाओ बाहर वाले को। हम लोग बाहर वाले को गिफ्ट दे रहे, कुछ तो चक्कर, देने को तो दे सकता है, चक्कर होगा ना कुछ। ऐसे कौन देता है, वो भी बाहर वाले को? क्या होगा अंशी, क्या होगा अगर बाहर वाले को गिफ्ट दिया? अगर ये 50,000 से क्या होगा, ज्यादा होगा तो टैक्सेबल है। अगर ये 50,000 से क्या होगा, ज्यादा होगा तो टैक्सेबल है, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं है। बस इतना सा प्रोविजन है, दिखाता हूं आपको। गिफ्ट कहीं लिखा है, ये रहा, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम, तो क्या है बच्चों, नॉट टैक्सेबल, मतलब एग्जम्प्ट। सेक्शन तो आपको नजर आ ही गया होगा 56(2)(10). अगला क्या लिखा है, ये मत पढ़ो अभी, एम्प्लॉयर वाला मत पढ़ो। अच्छा, एम्प्लॉयर से भी तो गिफ्ट मिल सकता है, इसको तो हम भूल ही गए थे। एम्प्लॉयर बहुत गिफ्ट देते हैं, पर किसको गिफ्ट देते होंगे एम्प्लॉयर? सर हम मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉयर इंडिया का है, और इंडिया का एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है। और वो एम्प्लॉय भी कहां का है, वो एम्प्लॉय भी हम इंडिया का ही मान के चल रहे हैं, मतलब कि वो एम्प्लॉय हम रेजिडेंट मान के चल रहे हैं। नॉन रेजिडेंट भी तो हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। एम्प्लॉयर कौन है, इंडिया का। बस कहानी यहीं पे खत्म हो गई, तीनों में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर मतलब ही नहीं एम्प्लॉय कहां का है। वो मारुति सुजुकी वाला यहां आया था, अच्छा काम किया, गिफ्ट दे दिया उसको, टैक्सेबल है। जब सैलरी नहीं छोड़ी तो गिफ्ट क्यों छोड़ेंगे? आ गई बात समझ में, गिफ्ट तो फ्री में मिल रहा है वैसे ही। और लास्ट क्या बोला, अदर देन ए और बी, जो ए और बी में नहीं फंस रहे केस, तो आप समझ ही गए। गिफ्ट ऑफ मनी बाय एक्स आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ऑन फ्रॉम वाई आर रेजिडेंट। तो ये वाई कौन है, हाँ जी रेजिडेंट है अगर आप ढंग से पढ़ोगे, और ये एक्स कौन है, नॉन रेजिडेंट। आगे जी बात समझ में। तो एक रेजिडेंट को किससे गिफ्ट मिल रहा है, नॉन रेजिडेंट से। तो ये एक डेट लिखी हुई है, इस डेट के बाद ये भूचाल आया था, इस डेट के बाद क्या कर दिया था, तीनों में टैक्सेबल। मेनली वो किसके लिए था, नॉन रेजिडेंट के लिए। अगर वो रेजिडेंट को दे रहा होता तो रेजिडेंट तो आपको पता ही है, या तो ऑर्डिनरी होता या एनओआर, तो वो टैक्सेबल ही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर ये प्रोविजन पहले नहीं था, पहले ये प्रोविजन नहीं था। आ रही बात समझ में। ये किसने किया है, झांसी की रानी ने।
आज आपको एक और चीज बता दूं, अभी 2023 में बजट आया था, झांसी की रानी ने इसमें और भी कुछ कर दिया। क्या कर दिया पता है? यहां क्या लिखा था? रेजिडेंट किसको गिफ्ट दे रहा है? रेजिडेंट किसको गिफ्ट दे रहा है? अब झांसी की रानी ने क्या कर दिया होगा? अब झांसी की रानी ने क्या होगा? रेजिडेंट की जगह नॉन रेजिडेंट कर दिया। आ गई बात समझ में? क्या लिख दिया? नॉन रेजिडेंट। बाकी वो कहानी तो अगले बैच में खोलेंगे, क्या है यहां खोलने की जरूरत नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है, यहां पे पता होना चाहिए मतलब तुम्हें कि ऐसा कुछ कर दिया उसने। तो अगर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट देगा 50,000 रुपए से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। सर अगर उसने रेजिडेंट को दिया तो भाई सेक्शन 56(2)(10) देख लेना, अगर रिलेटिव या मैरिज है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज कैश में 50,000 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने ये गिफ्ट वाला पॉइंट भी आपको करवा दिया। एक एग्रीकल्चर वाला पॉइंट, 1 मिनट और। एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर की इनकम कहां हो रही है तो भाई एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है। नेपाल में आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया, नेपाल कहां है? इंडिया के बाहर, तो ऑर्डिनरी में टैक्सेबल हो जाएगा। ऑर्डिनरी में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बाकी दो में टैक्सेबल नहीं होगा। 1 मिनट रुको जरा, तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है? मैंने तुम्हें मतलब वो क्या बोलते परेशान किया क्या ज्यादा? नहीं ना? तो आराम से खुश होके जाना है बेटा, ठीक है? तुम्हें लगना चाहिए आज गिफ्ट मिला है, ठीक है? दिल में धक धक नहीं करना है, आगे बस ये गिफ्ट मिला है, आगे बात समझ में। तो ये सारा मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ये घर से बना के आना। जो बनाएगा ना घर से ये, उसी को ये चार्ट देंगे, ठीक है? उसको और को नहीं देंगे। सर मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा। कितना दे दो? करोड़ों दे दो, नहीं लगेगा। मैरिज में है ना, मैरिज में याद रखना, पूछ लिया करो, कोई क्वेश्चन आए दिमाग में पूछो। मैरिज और रिलेटिव, हाँ ये भाई पूरे साल का है। गांव वालों सुनो, गांव वालों सुनो गौर से, दुनिया वालों, अगर रेजिडेंट किसको गिफ्ट दे रहा है? नॉन रेजिडेंट को। कितना बोला मैंने? 50,000 से ज्यादा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बच्चा कह रहा है सर ये 50,000 क्या है? पर एनम। ये 50,000 रुपए क्या है? पर एनम। सर सुनो कहानी क्या है? सर एक आदमी ने दिया 49,000, हमने प्लानिंग कर ली, दूसरे को भी बोला तू भी 49 दे। अबे हम ये देखेंगे इसके हाथ में कितने गिफ्ट आए पूरे साल में। पूरे साल में चेक करें कितने गिफ्ट मिले इसको। अब बता कितने गिफ्ट मिले? सर इतने मिले। पैसे बता कितने हुए? सर पैसे तो पता ही लग रहे। वॉच दे दी थी सर, डायमंड की रिंग दे दी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर लेंगे ऑन द डेट जिस दिन दिया था। आ गई बात समझ में? एक वॉच दे दी 2.5 लाख की, आ गई बात समझ में? एक रिंग दे दी 5 करोड़ की, ले बेटा लगा लेंगे। सर हमने दांत लगा लिए थे उसके, वो बताएंगे, उसका केस अलग होता है। ये समझ गए? चलो जी आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया? बताओ सर अगर फेस्टिवल में गिफ्ट मिले, अबे फेस्टिवल में देगा तो टैक्सेबल ही होगा। फेस्टिवल कोई रिलेटिव और वो थोड़ी ना है। बहुत बढ़िया। 1 मिनट इधर आके, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा अभी।